नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों ईओडी क्रेन। ईओडी क्रेन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर, ईओडी क्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रिकल में जो हमारा क्वेश्चन आंसर सामने में निकल के आता है, कुछ क्वेश्चन निकल कर आता है, ताकि आप फटाक से कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाए या कहीं पर कोई यदि आपसे सीनियर हो या जूनियर हो आपसे पूछ दे तो आप शॉर्ट में और अच्छे से इसका आंसर इजीली आप दे पाएं। चलिए उसके लिए मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्वेश्चन सामने में रखा हूं और उसको मैं एक एक करके क्वेश्चन का डिफिनेशन आपको समझाऊंगा। ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं। ईओडी क्रेन में पावर सप्लाई कैसे आती है? ईओडी क्रेन में पावर सप्लाई कैसे आती है? यदि कोई आपसे पूछ दे तो इसका सिंपल सा आंसर देना है दोस्तों। ईओडी क्रेन में जो पावर सप्लाई हम लेते हैं ये बाय डीएसएल लेते हैं। कैसे लेते हैं? डीएसएल। डीएसएल का पूरा नाम क्या है? डाउन सॉप लीड। अब आपके माइंड में यह आएगा कि डीएसएल जिसको पता है तो समझ जाएगा, और जिसको नहीं पता है तो उसको आपको समझाना पड़ेगा कि डीएसएल क्या हो गया। डाउन सॉप लीड बाई एंगल या बाय बसबर स्ट्रक्चर के साथ बाय इंसुलेटर ये डीएसएल लीड लगाया जाता है, जिसमें एक स्टेबल जगह पर 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई एंड न्यूट्रल प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अब डीएसएल लाइन तो हमारा मिल गया, डाउन सॉप लीड मिल गया। अब पावर कैसे आती है? पावर आती है डीएसएल लीड के ऊपर, डाउन सॉप लीड के ऊपर। कहने का मतलब है ये वन टाइप ऑफ बसबर होता है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? इसके ऊपर बसबर करंट कलेक्टर लगाते हैं। डीएसएल के ऊपर करंट कलेक्टर लगाते हैं। ओके, भाया करंट कलेक्टर द्वारा हमारे ईओडी क्रेन के जो प्रोटेक्टिव पैनल है, कहने का मतलब मेन पैनल है जिसमें सप्लाई हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, समझ गए? सबसे पहले आप बताएंगे कि ईओडी क्रेन में जो पावर सप्लाई आती है डीएसएल के थ्रू आती है, और डीएसएल के ऊपर भाया बस करंट कलेक्टर को हम प्रोवाइड कर करंट कलेक्टर के जरिए हम पैनल तक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ईओडी क्रेन में कौन सा मोटर लगाया जाता है और क्यों? ओके, ईओडी क्रेन में कौन सा मोटर लगाया जाता है और क्यों? इसका आंसर होगा दोस्तों, ईओडी क्रेन में स्लिपिंग इंडक्शन मोटर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है, जो लोड कैपेसिटी उठाने में सक्षम है। ओके, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ईओडी क्रेन में रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाते हैं? ईओडी क्रेन में रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लगाते हैं? सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब भी आपसे कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप कहेंगे कि क्योंकि ईओडी क्रेन में हम स्लिपिंग इंडक्शन मोटर लगाते हैं, और स्लिपिंग इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए, घुमाने के लिए हमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना पड़ता है। इसमें और एक क्वेश्चन निकल के सामने आएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स से मोटर कैसे घूमेगा, है ना? रेजिस्टेंस बॉक्स से मोटर कैसे घूमेगा? यदि कोई नहीं जानता है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स का काम है, हमने जो स्लिपिंग इंडक्शन मोटर लगाया इसमें एक रोटर होता है, रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग की हुई रहती है। इस रोटर कॉइल को बाय रेजिस्टेंस हम शॉर्ट करते हैं, उसके बाद मोटर हमारा घूमना या चलना स्टार्ट होता है। इस टाइप के मोटर में हम स्टेटर में 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और रोटर कॉइल को बाय रेजिस्टेंस शॉर्ट करते हैं। बस इतना बता देना है, इससे आगे कुछ ज्यादा बताने का जरूरी नहीं है। क्या होगा ना, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ओके दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईओडी क्रेन में मोटर चल रही है, ईओडी क्रेन में मोटर चल रही है बट लोड नहीं ले पा रही है। बस समझे?
ईओडी क्रेन में हमारा मोटर तो चल रहा है, बट कोई सामान हम उठा रहे हैं, लोडिंग सामान कुछ उठा रहे हैं, तो वो उठा नहीं पा रही है, तो कुछ डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना। तो इस कंडीशन में क्या करें, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि ईओडी क्रेन में हम क्या करते हैं, बाय रेजिस्टेंस रोटर को शॉर्ट करते हैं। क्यों करते हैं, बाय रेजिस्टेंस रोटर को इसलिए शॉर्ट करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क और हाई हो जाए। एक नंबर, इससे हमारा एक एडवांटेज निकल कर सामने आता है। ठीक है, एडवांटेज सामने निकल कर आता है कि हम मोटर को कंट्रोल करते हुए, इस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हुए स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं। यह मेरा एडवांटेज है, क्योंकि हम स्पीड को रेजिस्टेंस लगाए तो मेरा स्पीड कम हो गया, बट इसका स्टार्टिंग टॉर्क तो हाई हो ही गया साथ में, लेकिन एक एडवांटेज निकल कर आया कि हमारा मोटर का स्पीड भी कंट्रोल हो गया, कम हो गया। अब देखा जाता है दोस्तों कि हमने जो पैनल लगाया है, इसमें स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी होता है। ओके, इसमें स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर भी होता है। मोटर लोड नहीं ले पा रही है, इसका मतलब है दोस्तों कि हमारा सबसे पहले इसमें बहुत सारा रीजन सामने निकल कर आता है। मैं कुछ रीजन आपको बताता हूं, मैं उसी रीजन से आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट कीजिएगा, प्रॉब्लम मिल जाएगा। सबसे पहले होता क्या है दोस्तों कि आप इस तरह की प्रॉब्लम जब आए कि मोटर चल रही है, मोटर लोड नहीं ले पा रही है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आप पैनल में जाएं, ईओडी क्रेन के पैनल में जाएं, बाय मास्टर कंट्रोलर द्वारा जो हमारा पैनल एक्टिव होता है, चार्ज होता है। तो कैसे चार्ज होता है दोस्तों, इसका एक नंबर गियर में पावर कॉन्टेक्टर ऑन होती है। फॉरवर्ड रिवर्स की जो पावर कॉन्टेक्टर होती है ना, तो पावर कॉन्टेक्टर ऑन होती है। पावर कॉन्टेक्टर ऑन होने के बाद हमारा मोटर रन करता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर गियर में डालते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमने स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर लगाया हूं, किसके लिए, रेजिस्टेंस बॉक्स को शॉर्ट करने के लिए। कहने का मतलब रेजिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए। रेजिस्टेंस को शॉर्ट कैसे क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मोटर बाय रेजिस्टेंस रोटर कॉइल को हम शॉर्ट करके रखे हुए हैं। तो स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का काम है रेजिस्टेंस को शॉर्ट करना। जैसे ही 2 नंबर गियर में डालेंगे, कुछ रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, मोटर का स्पीड बढ़ेगा। 3 नंबर में डालेंगे तो और कुछ रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा। इस तरह से जब 5 नंबर गियर में डालेंगे तो पूरा रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा और मेरा मोटर का स्पीड हाई हो जाएगा। तो अब यह देखा जाता है कि मेरा स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो पैनल में जाकर चेक करेंगे कि स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। ठीक है, 1 नंबर यहाँ पर चेक किया, यदि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है तो शॉर्ट आउट हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स ओपन करेंगे, रोटर स्टेटर एम्पियर तो डेफिनेटली हमको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मोटर चल रही है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स खोलेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स खोलकर जहां से मैंने 3 वायर निकालकर रोटर को शॉर्ट किया हूं, वहां पर हम रोटर करंट चेक करेंगे। रोटर करंट हम देखेंगे कि हमको एक फेज में मिल नहीं रहा है, या मिल रहा है तो अनबैलेंसिंग हो रहा है। ठीक ना, तो डेफिनेटली हम समझ जाएंगे कि हमारे यहाँ तो रेजिस्टेंस एक कट गया है, यानी तो रोटर कॉइल कहीं ना कहीं ओपन हो गया है। रोटर कॉइल को चेक करेंगे, रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ठीक है, इस चेक करने के दरमियान देखा गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस एक फेज ओपन हो गया है, यानी तो रोटर कॉइल ओपन हो गया है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मोटर खोलेंगे। मोटर खोल के देखेंगे जो हमने स्लिप रिंग में कार्बन ब्रश लगा कर रखा हूँ, बाय कार्बन ब्रश ही ना हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्टिविटी हो रहा है रोटर का, तो कार्बन ब्रश की कंडीशन कैसी है ना। उसके बाद हम रोटर कॉइल को प्रॉपर्ली चेक करेंगे। इतना कुछ चेक करने के बाद भी यदि हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से जो कनेक्शन रोटर कॉइल को गई शॉर्ट होने के लिए, उसको ओपन कर देंगे। ओपन कर हम क्या देखेंगे,
रोटर वोल्टेज को चेक करेंगे। रोटर वोल्टेज हमारे मोटर के नेम प्लेट के स्पेसिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। सपोज 50 HP की मोटर है तो उसका रोटर वोल्टेज आपको 305 वोल्ट मिल जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में स्टेटर में 3 फेज सप्लाई चार्ज करेंगे और रोटर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा रोटर वोल्टेज 305 वोल्ट आ रही है कि नहीं। यदि 305 वोल्ट आ रही है तो रोटर कॉइल ठीक है, और यदि नहीं आ रही है तो रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया है, जिसके वजह से स्टार्टिंग टॉर्क हमारा बन नहीं पा रहा है। ओके, रोटर कॉइल शॉर्ट हो गया है जिसके वजह से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बन नहीं पा रहा है, इसीलिए मोटर लोड नहीं ले पा रही है। कोई भी सामान हम जब उठा रहे हैं तो उठ नहीं रहा है, समझे। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप आप चेक करेंगे ना दोस्तों। मैक्सिमम क्या होता है ना, स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर चेक करना है और रोटर सर्किट को चेक करना है। जैसे मैंने अभी बताया, रोटर सर्किट को चेक करना है। प्रॉब्लम आपको 3 से 4 5 6 स्टेप में जैसे ही जाएंगे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ईओडी क्रेन में किस टाइप के स्टार्टर का यूज किया जाता है। ये सिंपल एकदम इजी है ना। इसमें पावर के लिए फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का यूज किया जाता है। पावर के लिए मोटर को जो स्टेटर में हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका काम क्या है, एक बार अप करना, एक बार डाउन करना, एक बार फॉरवर्ड में चलेगा, एक बार रिवर्स में चलेगा। तो इसमें हम जो यूज करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर का यूज करते हैं और साथ में रेजिस्टेंस के लिए स्टेप रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का यूज कर हम इसको 1 से 5 गियर तक सर्किट बनाते हैं। ओके, ईओडी क्रेन चल रही है, कुछ समय के बाद चलते चलते ट्रिप हो जा रही है। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन कह रहा हूं, ईओडी क्रेन चल रही है, कुछ समय के बाद चलते चलते ट्रिप हो जा रही है। इसका मतलब डेफिनेटली है दोस्तों कि हमने जो डीएसएल से सप्लाई लिया भाया करंट कलेक्टर द्वारा, है ना। इसका आंसर यही होगा कि मेरा क्रेन चल रही है, चलते चलते कुछ समय के बाद बंद हो जा रही है, फिर कोई ठेल दे रहा है तो चल रही है। तो इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली हमारा डीएसएल से हमने जो सप्लाई लिया हूं पैनल तक, किसके द्वारा, करंट कलेक्टर के द्वारा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लूज कनेक्टिविटी हो रहा है, यानी तो कोई सिंगल फेजिंग हो रहा है, जिसकी वजह से क्रेन कभी चल रहा है तो कभी बंद हो जा रहा है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डीएसएल लाइन को चेक करना है, करंट कलेक्टर को चेक करना है, और हमारे पैनल में जो लाइन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे तब जाकर सप्लाई पूरा प्रोवाइड होगा और बाद बाकी पैनल में। तो ये हमें पावर सर्किट में डीएसएल लाइन से लेकर करंट कलेक्टर, करंट कलेक्टर से लेकर प्रोटेक्टिव पैनल, और प्रोटेक्टिव पैनल में लाइन कॉन्टेक्टर जो है वहां तक हमको पूरा सप्लाई स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज के लिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैंने 6 क्वेश्चन आपके सामने रखा था, 6 क्वेश्चन जिसमें कुछ बड़ा क्वेश्चन भी था, कुछ छोटा क्वेश्चन भी था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने आज इलेक्ट्रिकल ईओडी क्रेन के ऊपर में रखा हूं, ये आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन आंसर हम लेकर आएंगे और क्वेश्चन के ऊपर में हम आंसर किस तरह से आपको डिफिनेशन देंगे, समझाएंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो इसी के साथ चलिए आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।